बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज का ये प्रोग्राम अदालत अब लगेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, झूठी FIR दर्ज की जाती हैं और वो लोग बेचारे पूरी ज़िंदगी झूठे मुकदमात में अपनी लाइफ गुजार देते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। उसके लिए क्या करना चाहिए? और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला जो आजकल हमारे माशरे में बढ़ता चला जा रहा है कि विरासती मामलात में बहनों को, लड़कियों को उनका हक़ नहीं मिलता और लोग जो है अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का जो है हिस्सा खा जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलक रियाज़ अहमद साहब, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है इन मामलात पे काबू पाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मलक रियाज़ अहमद एडवोकेट साहब का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बैद भाई आप ठीक है? सबसे पहले तो रियाज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया हमारे इस प्रोग्राम अदालत अब लगेगी में। आज हमारे आप स्पेशल गेस्ट हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये करूँगा कि ये जो झूठी FIR बनती हैं या मुकदमात बनते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है और इसके लिए फिर क्या अगला लाएअमल होना चाहिए? कैसे इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं? एक शख्स के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया। बेसिकली अवैध भाई, ये जो हमारी सोसाइटी है इसमें इतने बेशुमार झगड़े हैं कि हम एक बंदा अगर एक्ट करता है बुरा तो हम उसके साथ उसकी फैमिली के 4 बंदों को मुलव्वस कर लेते हैं एक FIR में। ये नो डाउट कि वक़ूआ हुआ होता है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर लें कि 2 बंदे लड़े हैं, आपस में लड़ाई हुई है उनकी, तो एक बंदे ने अगर एक वक़ूए में शामिल है तो जो साथ पास खड़ा है उसको भी शामिल कर लिया गया है। फिर ये पता चला कि इसके पीछे को बंदे हैं जो इसके यार बैक पे जो काम करने वाले हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। ये बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की कि लोगों की जो है हम उस तरह की उनकी ट्रेनिंग नहीं कर सके, ठीक है, घर में ट्रेनिंग नहीं कर सके। बेसिकली जो बेसिक हमारा जो बेसिक एजुकेशन है वो वालिदैन से है कि वालिदैन जो है ना वो पहले तो झूठ के बारे में इनको बताएं कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। बेसिक चीज़ तो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो उसके बाद हमारे जो स्कूल हैं उनका भी एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है कि जिस पे उन्होंने बाकायदा एक लेक्चर देना चाहिए कि झूठ से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारा दीन, मज़हब हमें सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस वजह से एक बंदे पे 2, 4, 5 बंदों को साथ झूठा शामिल कर लेना तो ये एक नहायत अफसोसनाक बात है। तो सर एक बात आपसे मैं ये बीच में अभी मेरे माइंड में आई। नहीं, दूसरी बात तो जी, दूसरी बात जो इसमें कानून के हवाले से है उसकी ये रेमेडी है कि इन केस ऑफ अगर एक बंदा झूठी एप्लीकेशन देता है, एक होता है कि FIR में मुलव्वस कर देना साथ, ठीक है। एक वो है कि एक वक़ूआ ही नहीं हुआ, झूठी एप्लीकेशन आप पे देती है, इल्ज़ाम लगा दिया तो उसके लिए 182 सेक्शन है इसमें अपना PPC में जो पेनल प्रोविजन है हमारी, तो वो कोई भी कंप्लेनेंट है, चाहे वो अक्यूज़ है, जिस पे भी इल्ज़ाम लगता है, तो वो एक फोरम है, उस फोरम में जाके हम वो परसू कर सकते हैं। उसमें उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई, जैसे 6 ईयर पनिशमेंट है, फ़ाइन है, दोनों सूरत में हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकती है। तो इसके एग्जांपल ये मैं आपको दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट पर्सन हो, इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है वो भी आते हैं, ठीक है। इनके फॉर एग्जांपल एक मजिस्ट्रेट है, उसके नीचे एक SHO काम कर रहा है या SHO थाना है, उस पर स्टेशन है, तो वो किसी बंदे को मुलव्वस कर लेता है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। तो जब वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, पता चलता है कि ये जो है ये इसको इंफॉर्मेशन इसकी फ़ाल्स है, तो मजिस्ट्रेट उसको बाख्तियार है कि उसको डिसमिस भी कर सकता है, पनिश भी कर सकता है, 100% कर सकता है। इसी तरह कोई भी कोर्ट है, जब वो पता चलता है कि फ़लाँ बंदे को किसी FIR में मुलव्वस पाया तो 182 की कार्रवाई कर सकती है, कोई भी कोर्ट कर सकती है। यानी मलक रियाज़ एडवोकेट साहब, इस बात से ये पता लगा आपकी बातों से कि किसी के ख़िलाफ़ कोई भी बंदा अगर झूठी FIR कटवाता है
या झूठे मुकदमे में मुलवस करता है तो उसकी भी जो है आगे कानून जो है उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेता है। यानी ऐसा नहीं होता कि कानून जो है उसको छोड़ देता है कि भाई हो गया, बस किसी के ख़िलाफ़ भी आप FIR कटवा दें या किसी को किसी भी मुकदमे में नामज़द कर दें। असल में इसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का फोरम है, जैसे SP इन्वेस्टिगेशन हेड करता है, बकाया एक एप्लीकेशन उधर हमें देनी चाहिए, ठीक है, कि ये किसी भी मुकदमे उसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। फोरम है, पुलिस है, उसके बाद इन केस ऑफ अगर वो आपकी फेवर में आती है या फेवर में नहीं आती है तो फिर मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जो है उसको इंक्वायरी करेगा बेसिकली, क्योंकि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन काम है पुलिस का, इंक्वायरी जो कंडक्ट करते हैं वो मजिस्ट्रेट करता है। तो वो इंक्वायरी करेंगे, उसको पता चलेगा कि आया कि ये इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो फॉल्स निकलती है तो फिर उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि 182 की कार्रवाई होगी। और मैंने भी देखा कई ऐसे मुकदमात होते हैं अदालतों में, लोग जो है बेगुनाह होते हैं और पूरी पूरी ज़िंदगी 10-10 साल 20-20 साल जो है वो कैद काटते रहते हैं बेगुनाह। और उसके बाद ऐसा भी हुआ कि जज जो है वो माजरत कर रहे होते हैं कि जी कानून की वजह से आप आज तक जो फैसला नहीं हो सका। तो बहरहाल जो हमारे सामीन हैं, सुनने वाले जो नाजरीन हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि ये इस बात से परेशान ना हो कि कोई झूठी FIR करवा देगा, झूठे मुकदमात में मुलवस कर देगा। कानून मौजूद है, कानून के हाथ हमेशा जो है वो मजबूत होते हैं, हाथ लंबे होते हैं। तो आप उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दें तो 182 की कार्रवाई होगी और ख़ुद उसका जो है उसको इंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। अब मलिक रियाज एडवोकेट साहब, एक अगला हमारा सवाल है जो आजकल भाई, इसके लिए मैं आपको ज़रा ये कहना चाहता हूँ, ये जो आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं, बेसिकली ये इल्ज़ाम लगाना और FIR में शामिल करना दोनों सेपरेट चीज़ है। देखें, एक मैंने पहले बताया कि एक वकूआ होता है, ठीक है, डेफिनेटली 100% वकूआ होता है, यानी सबको पता है अक्रंस हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल झगड़ा हो गया है, हट के कत्ल हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो हम ये देखते हैं कि बंदा एक मुलव्वस है और हम पूरे ख़ानदान को मुलव्वस कर देते हैं। बेसिकली उसमें हमारा जो प्रोसीजर है, ये जो अदालती है, ये हम उसको कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पुलिस है और जो अदालतें हैं, अदालतों ने अपने प्रोसीजर के मुताबिक चलना है, क्योंकि ये काम पुलिस का है बेसिकली, कि उनको देखना कि आया ये बंदे मुलव्वस थे नहीं थे, उनको वो डिस्चार्ज करें बाकायदा। वो इन्वेस्टिगेशन जो पावर है उसके 269 के तहत वो उसको एक्विट का डिस्चार्ज कर सकता है, ऐसा इशू नहीं है। बेसिकली हम बर्डन जो है पुलिस जो है वो एक तो उनकी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग नहीं है, उनको ज़ाब्ते का पता नहीं है, उनको बिल्कुल कानून से नावाकिफियत है, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए पुलिस को, ठीक है। और फिर वो असल में अपना वो बर्डन जो है, पुलिस भी अपना बर्डन अदालतों में फेंक देती है, तो इस वजह से जो है अदालतों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है साइलिन को। तो इसलिए हमें चाहिए कि पहले तो जो पुलिस वाला फोरम है उसको बेहतर करना, यानी इन्वेस्टिगेशन फोरम जो है वो बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसमें जो बेसिकली अदालतों ने देखना है, उन्होंने फ्रेम चार्ज करना है, फ्रेम जो चार्ज है 242 243 के तहत, ठीक है। उसके बाद कॉल विटनेस उन्होंने कॉल करनी है। बेसिकली तो मजिस्ट्रेट का काम है इंक्वायरी करना, वो तो इंक्वायरी करेगा प्रोसीजर के साथ साथ, ठीक है। तो प्रोसीजर में वो टाइम लग जाता है, डेफिनेटली टाइम लगता है, क्योंकि क्विक रेमेडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस के पास है। मजिस्ट्रेट ने एक प्रोसीजर के साथ साथ चलना है, वो दोनों साइडों से कौंसल होते हैं, वो आपको पता है, वो भी टाइम लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो लोग कहते हैं यार ये अदालतों में हम जलील हो गए, ये हुआ। तो ये असल में मैं कहता हूँ कि एक नेगेटिव इम्प्रेशन है। ये बेसिकली जो हमारे मुआशरे और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट का है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो फोरम है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। बड़ी ज़बरदस्त बात कीजिए आपने, बहुत ही प्यारी बात की कि इसका जो सारे का सारा जो सिस्टम है वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मजबूत होगा तो सारे केस भी ज़बरदस्त अंदाज में होंगे और जल्दी फ़ैसले भी होंगे। जल्दी फ़ैसले ना होने की वजह भी यही है कि इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं होती, उसी में काफ़ी सारे ड्रॉबैक होते हैं, काफ़ी मसाइल होते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल 100% यही बात है। दूसरा ये जो स्टेशन इंचार्ज है बेसिकली उसको ज़ाब्ते के साथ 100% उसको वाकफियत होनी चाहिए और वो पावरफुल होता है। स्टेशन इंचार्ज है जो SHO है, जिसको हम SHO कहते हैं, वो देखे कि अगर, क्योंकि उससे पता चलता है कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरा थाना वो चलाता है, उसके नीचे काफ़ी सारे IO काम करते हैं,
और जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन फॉल्स है, ये ट्रू है, तो उसको फर्स्ट स्टेप पे वो भी बाख्तियार है कि कार्रवाई करे। देखें, कार्रवाई जो है पब्लिक सर्वेंट जो है उसके खिलाफ भी हो सकती है। इन केस ऑफ कोई पुलिस वाला वो हमें गलत एफआईआर में हमें शामिल कर देता है या गलत मुकदमे में, तो हमें अगर इन केस ऑफ मजिस्ट्रेट उसमें डिस्चार्ज कर देता है तो हमारे पास रेमेडी होती है कि हम रेमेडी अवेल करें पुलिस वाले के खिलाफ। ठीक है, वो बाकायदा उसमें रेमेडी है, उसमें 6 ईयर पनिशमेंट है, फ़ाइन है, दोनों फ़ाइन भी और पनिशमेंट दोनों इसमें हो सकती है। अच्छा मलिक रियाज साहब, एक चीज़ आपसे और पूछनी थी, जो आजकल बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि औरतों को विरासत में हक़ नहीं दिया जाता और दबा लिया जाता है हक़, और किसी वजह से उनको चुप करवा दिया जाता है। तो ज़रा ये बताइएगा कि अगर औरतों को विरासती हक़ कोई शख्स नहीं देता तो उसकी कानून में क्या सज़ा है? देखें, इसमें जो है बेसिकली तो पहले ये सिविल रेमेडी थी। अब 2019 में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें सेक्शन 7 है, अभी मैंने वैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन वो सेक्शन 7 है जिसके तहत जो है ना, अगर इन केस आप कोई भी औरत अगर अपने हयाती में अगर वो क्लेम नहीं करती अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसका जो राइट है वो क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, डेफिनेटली रिसेंटली अगर मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें हमारे जो सीनियर जस्टिस साहब हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक जजमेंट आई है, मेरा ख्याल है बिफोर 3-4 डेज़ पहले, तो उसमें उन्होंने बाकायदा जो है इसमें जजमेंट दी है कि इन केस ऑफ अगर कोई औरत क्लेम अपनी मौजूदगी में या हयाती में या ज़िंदगी में उसको क्लेम नहीं करती, तो उसके वारसान उसको उसके बाद क्लेम नहीं कर सकते। ये 2019 का वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है जो ऑर्डिनेंस आया है। ये जी बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, एक नई इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई भी औरत अपनी विरासत का जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर क्लेम नहीं कर पाती, तो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो वारसान है वो अपने वालदा है, बहन है, तो उसका क्लेम नहीं कर सकते। जी ये रिसेंटली जजमेंट आई है जी, ये 2019 में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 7 है उसका। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें जो है इस प्रोग्राम के थ्रू मिल गई है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर किसी औरत का उसका विरासती हक़ नहीं मिल रहा तो उसको कहाँ रुजू करना चाहिए? क्या उसका प्रोसीजर है कि शॉर्टली कहाँ पे वो रुजू करे, क्या तरीक़ाकार अपनाए तो उसको उसका हक़ मिल सकता है? देखें जी, जो जिसे हम तरका कहते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहते हैं, जो उसके वालिदैन की तरफ से या उसके वारसान की तरफ से उसको मिलती है, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें जो है डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है। डिक्लेरेशन लेने के बाद हमें लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब तो मेरा ख्याल है कि ये ऑनलाइन सारा सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड हो चुका है इसमें, और वहाँ पे कंप्यूटर जो सेंटर है वहाँ पे इसकी बाकायदा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर कोई औरत या कोई भी औरत चाहती है कि मुझे मेरा विरासत में हिस्सा मिले, तो वो उस कॉम्पिटेंट फोरम है वहाँ पे रजू कर सकती है, और वो अपने नाम जो उसको जो प्रॉपर्टी है उसकी तरके की जो उसके जितना उसका शेयर बनता है 1/3 वो ले सकती है, और मेरे ख्याल में उसको अपनी जो ज़िंदगी में है उसमें उसको ये अमल करवाना चाहिए। जी बहुत ज़बरदस्त बातें जी, इस प्रोग्राम के थ्रू बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम आपसे ये पूछेंगे कि इस चैनल के बारे में इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? ये जो हमारे प्रोग्राम का नाम है अदालत अब लगेगी, इसमें हम मुख्तलिफ़ जो वकला हैं जिन्होंने अपनी खिदमात दी हुई हैं इस वतन अज़ीज़ में लोगों को हकूक़ दिलवाने के लिए, तो हम उनको एक तो ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि इसके प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को फ़ायदा हो। तो आपको भी आज हमने यहाँ मदऊ किया और इस प्रोग्राम में आप हमारे मेहमान बने, तो इस बारे में आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है, कैसे प्रोग्राम से माशरे में तब्दीलियाँ आ सकती हैं? कोई शुक्रिया अपना उबैद भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो मेरे ख्याल में जो है ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और इसमें हमें बेसिक जो आपने स्टेप लिया है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है इससे हम लोगों के बिल्कुल करीब हो चुके हैं।
तो जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, नो डाउट प्रोफेशन जो ये प्रोफेशन है एडवोकेट्स का बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन बदकिस्मती है कुछ लोग ऐसे भी शामिल हो चुके हैं कि जिनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है कि यार हमें इसको बेसिकली अपना जो प्रोफेशन है हमें उस लाइन में रहकर, लिमिट में रहकर, कानून के मुताबिक हमें कानून की वायलेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं हमारी, वो हमें स्कूलिंग के लेवल पे जो है ना वो बच्चों को बतानी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो दूसरा हम ये चाहते हैं कि ये जो चैनल है आपका, ये लोगों को जो एथिक्स हैं, मॉरल एथिक्स हैं कि हमने दूसरों से बात का तरीका क्या करना है, ठीक है, हमने झूठ नहीं बोलना, ये बेसिकली हमें कोई ऐसा कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव इंप्रेशन आए, नेगेटिव इंप्रेशन न जाए। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि जिसमें हम अपने जो आने वाली नस्ल है उनकी हम उसकी तालीम व तरबियत में पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे भी कल्चर है, स्कूल जो हैं, स्कूल भी देख लें, उसमें बेसिक एक माइंडसेट बना हुआ है कि बस बच्चे को तालीम दिलवानी है। हमने देखा एथिक्स का कोई नहीं है, एथिक्स कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, वो पढ़ाना है हमने मनी मेकिंग में लगे हुए सारे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसमें हम बेसिक जो हमारी जो एजुकेशन है, जिसमें देखें उसमें झूठ का कितना कबीरा गुनाह है। ठीक है, तो मेरा ख्याल में स्कूल में कोई नहीं बताता। तो उसके अलावा हमने दूसरों बड़ों से कैसे पेश आना है, तो इसमें ये बेसिक एक मॉरल एथिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में देखना चाहिए और एक मॉरल एथिक्स सब्जेक्ट जो है ना वो लगाना, शामिल करना चाहिए निसाब में, क्योंकि इसकी बेहद ज़रूरत है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्पाइल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, तो जो हमारा जो आने वाली नस्ल है उनमें जो ये आजकल लड़ाइयाँ झगड़े झूठ आम हो रहा है, इससे किसी हद तक कम पाया जा सकता। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की, और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इंशाल्लाह जो आपने लास्ट में अभी ज़िक्र किया कि बच्चों को हमें एथिक्स सिखानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, माशरे में कैसे लोगों से डील करनी है, तो इंशाल्लाह जी मेरे माइंड में भी आपने एक नई सोच डाली है। तो मैं इंशाल्लाह अपने इस चैनल के थ्रू भी इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करूँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, जो इंशाल्लाह आपको इसका क्रेडिट भी जाएगा और अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा कि एक नई सोच आपने हमारे अंदर डाली है। यानी हमारे माइंड में ये बातें आती रहती हैं, लेकिन बाकायदा एक प्रोग्राम जो है इस लिहाज से होने चाहिए ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। तो बेसिकली भाई इसमें स्टेट्स जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं हमारी वो अपने मामलात में उलझी हुई है। उसको हमारी जो कौम है, कौम के बच्चों का उसका कोई उनको पता ही कोई नहीं है, परवाह ही कोई नहीं है। उनका बेसिकली कोई डिपार्टमेंट ही ऐसा नहीं है कि जो डिपार्टमेंट यार इस बारे में भी सोचे। ठीक है, वो अपनी उलझनों में इतना उलझी हुई है कि क्या बताएं इसमें। तो ये हमें चाहिए कि गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और इसके लिए ठोस इक़दाम करे। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे हमारे मुल्क के अंदर तब्दीली आए और हकीकी तब्दीली आए, जिससे मुल्क के अंदर हर बच्चा खुशहाल हो, हर बच्ची की एक अच्छी सोच बने, उसको माशरे में रहने के बारे में पता लगे कि हमने लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। तो इस प्रोग्राम में हमारा यही मकसद था कि हम जो है लोगों को अवेयरनेस दें कानून के हवाले से कि कैसे वो अपना हक़ दिला सकते हैं, ले सकते हैं और माशरे में कैसे जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं जी दुआ गो हूँ आपके लिए, मलिक रियाज़ अहमद एडवोकेट साहब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे। आपकी सोच को सलाम है, आप बहुत पॉजिटिव माशाल्लाह सोच रखते हैं और बड़ा अच्छा आपका जज्बा है। तो इंशाल्लाह हम भी इसके लिए कोशिश करते रहेंगे, एफ़र्ट्स करते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे और आपसे भी बार बार मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।